लोअर बैक पेन एक ऐसी बीमारी जो हमें लगता है शायद ज्यादा देर डेस्क के ऊपर बैठने से या फिर हमारे कुछ एक्टिविटी गलत होने से तकलीफ शुरू हुई और धीरे धीरे वो तकलीफ बढ़ने लग गई और वो तकलीफ एक ऐसे लेवल पे चली गई जहाँ पे उठना, बैठना, एक्टिविटी करना या टॉयलेट की पोजीशन पे बैठना, यहाँ तक तकलीफ शुरू हो गई। और फिर हमने विजिट किया डॉक्टर को और फिर छोटी छोटी दवाइयाँ शुरू हो गई। दवाई तो ले ही रहे थे, जो मेन तकलीफ है वो तो थी ही, और पता चले ज्यादा दिन दवाई लेने की वजह से 2-4 और नई बीमारियां साथ में आ गई। और जब डॉक्टर को पूछा गया ये ऐसा कब तक चलेगा, तो डॉक्टर ने कहा ये तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी की कोई दवाई नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये समझने की या उन्होंने आपको समझाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एक सिंपल बैक पेन है? बिल्कुल नहीं, ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसका नाम है एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस। सबसे खतरनाक बात ये है, अगर इस बीमारी को वक्त पे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो ये आपकी सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही नहीं, आपकी फिजिकल कंडीशन को भी अफेक्ट करता है। मैं हूँ डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एडवांस होम्योपैथ, और आज हम बात करेंगे एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस यानी कि स्पाइन का आर्थराइटिस, इस कंडीशन में जो कमर है उसका जो लास्ट मनका रहता है, वह जहाँ से वो पेल्विस को, गर्डल को कनेक्ट करता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से कमर के निचले हिस्से में ऐसा फ्रीजीनेस, टाइटनेस, पेन, उठने बैठने हिलने को दिक्कत हो जाती है, और उसी को बोलते हैं एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस के कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि आपके इम्यून सिस्टम ही आपके बॉडी के सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट करके ये डिसीज को कॉज करती है। लेकिन एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस में HLA-B27 नाम के जीन्स के अंदर म्यूटेशन ये पाया गया है, जिसके वजह से पता चलता है कि ये जेनेटिक डिसीज भी है और ये इसी की वजह से ये बीमारी कॉज होती है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई ऑटोइम्यून डिसीज जैसे सोरियासिस है, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इससे भी नेक्स्ट जनरेशन को या उसी बंदे को ये एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस होने का भी रिस्क होता है। इसके अंदर अगर किसी पेशेंट को क्लेस्बेला नाम का इन्फेक्शन प्रीवियसली कभी हुआ है, दैट कैन बी आल्सो द वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर दिस एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस। सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम्स, बंदा अगर रात को सोएगा तो उसको एक साइड में ही सोना पड़ेगा, वो सीधा सो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका स्पाइन बेंड हो गया है, यानी कि बो लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि स्टिफनेस इज अ फर्स्ट साइन। सेकेंड, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। थर्ड, और इसके साथ में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा, मतलब ये है कि सर्टेन मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आएंगे, बैठने को भी सीधा स्ट्रेट नहीं बैठ पाएंगे, उठेंगे तब बॉडी सीधी रहेगी, धीरे धीरे दिन होते 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 पूरा बॉडी बेंड हो जाएगा। इसके साथ में बैक में स्वेलिंग आना, नेक में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, उठने बैठने को तकलीफ होना, दो पैर पे बैठने में तकलीफ होना, ज्यादा देर ट्रैवल करे तो पूरा उठने बैठने को तक दिक्कत हो जाना, शुरुआत में उठते समय ऐसे बेंड होके उठना पड़ना और फिर धीरे धीरे सीधे होना, साथ ही साथ सिर फीवरिश महसूस होना, भूख कम हो जाना, वीकनेस लगना, किसी किसी केस में रैशेस आना, ये भी पॉसिबल है। सो दीज आर द कॉमनेस्ट सिम्टम, लेकिन हाँ कुछ एक्सट्रीम केसेस में सिम्टम्स बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। सबसे पहली बात, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में का शुरुआत हुई, दर्द हुआ, पेन किलर से शुरुआत हुई, ऑयल लगाया, मसाज किया, फिजियोथेरेपी किया, फिर भी दवाइयाँ चल रही और फिर धीरे धीरे लेट डायग्नोस हुआ। वजह ये है क्योंकि ये बीमारी स्लो ऑनसेट वाली है, मतलब जैसे तुरंत इम्पैक्ट नहीं देगी, इसीलिए इसको डायग्नोस करने के लिए वक्त लगता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस फिजिशियंस होते हैं वो आप कहाँ पे दर्द है और किस तरीके का दर्द है वो देख के तुरंत समझ सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टिफनेस, स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये 4 साइन से पता चल जाता है। क्योंकि जहाँ पे आपका लोअर बैक है वहाँ पे इतना स्वेलिंग और इतना स्टिफनेस रहता है तो आपको डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता है। उसके लिए कौन सा टेस्ट है? HLA-B27 नाम का ब्लड टेस्ट है। एक बात हो गई। ANA ब्लड, ये दूसरा टेस्ट है जिससे आपको इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है क्या ये पता चलेगा। तीसरा है एक्सरे, MRI, CT स्कैन, जिसके अंदर आपका सैक्रोइलेटिक जॉइंट का इन्फ्लेमेशन और फ्यूजन और उसके अंदर कुछ है तो वो दिखेगा। दीज आर द बेसिक टेस्ट नीड टू बी गेटेड डन। अब इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जैसे मैंने पहले कहा कि वन साइज फिट फॉर ऑल, यानी कि मेथड है मार्केट में, दर्द की गोली हो किसी को भी दे दो, घुटना दुखे चाहे सर दुखे, कमर दुखे चाहे हाथ दुखे, पेन किलर खाते रहो, बेटर लगता रहेगा। बट दैट इज नॉट देयर विद द होम्योपैथिक सोल्यूशन, बिकॉज होम्योपैथी के अंदर
हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? जिसके अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल, ये 3 पैरामीटर एक साथ। दूसरी बात, फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी जनरेशन को कुछ है। पर्सनल हिस्ट्री, आपकी लाइफस्टाइल, हैबिटेट, आपकी माइंड की सिचुएशन, आपकी बॉडी की सिचुएशन। साथ में हम देखते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि इसके अंदर आपको पहले कोई और बीमारियां हो चुकी थी या आपने कोई और ट्रीटमेंट लिया है जिस वजह से ये ट्रिगर हुआ है। इस तरीके से फूड हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न्स, आपका लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को हम कंसीडर करते हैं। मतलब ये एक टेलर मेड ट्रीटमेंट है जिसके अंदर बाकी के साइंस के जैसा वन टैबलेट फॉर ऑल ऐसा वाला फंडा नहीं है। इसमें हम आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन और आपके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। होम्योपैथी का रूल है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से, यानी कि जो फर्स्ट सिम्टम आएगा बीमारी के शुरुआत में वो लास्ट में जाएगा और जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट जाएगा। यानी कि आपका अगर स्टिफनेस पहले आया है और बाद में आपको स्वेलिंग और पेन हुआ है तो आपका स्वेलिंग पेन कम करते करते लास्ट में स्टिफनेस जाएगा, यानी कि बीमारी को रिवर्स प्रोटोकॉल में लेके जाके वहीं पे ब्लॉक कर देना जहाँ से ये शुरू हुआ था। सो दिस इज अ प्योरली साइंटिफिक वे टू मैनेज। अब इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो सिर्फ नाम सुन के उसकी दवाई ले लेनी है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है। देखिए, क्योंकि हर एक मरीज की अपनी क्वालिटी, हेल्थ कंडीशन, सिचुएशन अलग अलग है, इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श के इसको यूज करना सही नहीं होगा। पहली दवाई आती है बेलिस पर, जिसके अंदर रेलवे स्पाइन लिखा हुआ है, तो रेलवे स्पाइन के कंडीशन वाले पेशेंट्स के लिए ये जरूरी है। दूसरा आता है कैलकेरिया फ्लूइड, जो कि आपके बोन्स के कैल्सिफिकेशंस को रिपेयर करके ट्रीट करने का काम करती है। तीसरी दवाई आती है हाइपेरिकम, जो कि आपके नर्व्स के ऊपर काम करके पेन को रिलीव करने का काम करती है। आर्निका, बेलोडाना जैसी दवाइयाँ इन्फ्लेमेशन को कम करती है। सिफिलिनम, कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलिनम, सोराइनम, ये इंटरकरेंट यानी कि फैमिली हिस्ट्री का कोई अगर है तो उसको वो लिंक को ब्रेक करने का काम करती है। इस तरीके से होम्योपैथी आपको रूट से लेके फ्रूट तक प्रॉपरली ट्रीट करने की कैपेसिटी रखती है। इसीलिए होम्योपैथी ये एक साइंस है, ये कोई मैजिक बॉक्स नहीं है। जैसे पेन किलर खाली 6 घंटे के लिए ठीक हो गए, 6 घंटे के बाद असर खत्म हो गया, फिर से लॉक हो गए। नो, होम्योपैथी के अंदर आपको एक प्रोटोकॉल से आप जाएंगे, जैसे आपकी ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करेगी धीरे धीरे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी सिचुएशन, कंडीशन, पेन सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू होगा। अगर आपका ये सवाल है कि मैं 10 साल से मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है तो क्या होम्योपैथी में ठीक हो सकता है? देखिए, एक ही बात है, पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं हुआ था तो एक दिन में वो छोटा भी नहीं होने वाला। वैसा ही एक दिन में दवाई से बीमारी नहीं जा सकती। अगर ऐसा कोई कहता है कि मैं गला दूंगा 3 महीने में, 6 महीने में, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। क्योंकि कोई भी बीमारी जब आएगी तो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक स्प्रेड करेगी, और ग्रेड 4 यानी कि ग्रेड 1 यानी कि लोकेशन पे, ग्रेड 2 यानी कि थोड़ा बाजू में, ग्रेड 3 यानी कि उस एरिया में, और ग्रेड 4 यानी पूरे अप से लेके डाउन तक। तो 4 से 1 तक लाने के लिए वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हाँ, इसके अंदर जो आपको बैड इफेक्ट किसी कारणवश दवाई से आए हैं, उसकी वजह से कोई और बीमारी हुई है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो रहे, या फिर आपको अब वो दवाई काम ही नहीं कर रही है और आपको सर्जरी भी प्रिवेंट करनी है, हियर इज यू आर गेटिंग अ गुड चॉइस, दैट इज डॉक्टर शैलेश संचेती, एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।